अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक ओपिनियन आया है डॉन न्यूज़ में और देखेंगे क्या इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। साथ साथ इसमें मैं आपको एलैबोरेट भी करती चाहूँगी कि पैराग्राफ हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोविंशनल स्टेटस। Last year, after a high-profile meeting on the status of Gilgit-Baltistan, Interior Minister Sheikh Rashid Ahmad told the media that all political parties had agreed on the uh, provincial status for GB. The meeting was attended by government and opposition parties as well as Army Chief General Qamar Bajwa. Last year, on November 1, the anniversary of GB's independence from Dogra rule, Prime Minister Imran Khan, while visiting Gilgit, said GB would be given provincial status. मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मीटिंग एक लास्ट ईयर एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने मीडिया से ख़िताब किया और ये बात कही कि जो है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अग्री हो चुके हैं प्रोविंशियल स्टेटस देने के लिए जीबी को। और इस जो मीटिंग में और कौन कौन लोग थे वो चीफ जनरल कमर बाजवा भी थे और इमरान खान ने उसमें ये बात कही थी नवंबर 1 यानी कि जो इंडिपेंडेंस गिलगित बल्चिस्तान सेलिब्रेट करता है डोगरा रूल से, जो इंडिपेंडेंस उन्होंने हासिल की थी उस दिन उन्होंने ये कहा था इमरान खान ने कि जीबी को प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाएगा। Going forward, the Law and Justice Ministry recently finalized the draft of the 26th Amendment of the Constitution, submitting it to the Prime Minister for review. The proposed legislation is aimed at awarding GB provincial status and is expected to be presented in the parliament for debate. If passed by a two-third majority in parliament, GB would likely be given the status of the province through an amendment in Article 1 of the Constitution. But will this amendment resolve GB's chronic issues? तो बेसिकली हम इस पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि 26 अमेंडमेंट पे एक मतलब अमेंडमेंट की जा रही है और एक फ़ाइनल ड्राफ्ट जो है वो इमरान खान को पेश कर दिया गया है प्रोविंशियल स्टेटस जीबी को देने के लिए। और अगर नेशनल असम्बली में अगर पार्लियामेंट में हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो हमें आर्टिकल 1 को भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, स्टेटस ऑफ प्रोविंस को भी यानी कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि क्या ये अमेंडमेंट जीबी के जो इश्यूज़ हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व कर जाएगी। Since the independence of Gilgit-Baltistan on November 1, 1947 and the end of the Dogra rule, Pakistan has administrated the region through the center initially by imposed colonial era FCR कहते हैं Frontier Crime Regulation, and setting up the Ministry for Kashmir and the northern areas. Dogra forces captured and annexed कहते हैं मिल जाने को बलूचिस्तान in 1840 while later after the Treaty of Amritsar, Gilgit was also captured. However, other small kingdoms beyond Gilgit remained independent, never came under Dogra subjugation. Subjugation कहते हैं occupation को, destruction को भी कह रहे होते हैं, victory को भी कहते हैं। Hence maintaining that the entire Gilgit region was a part of Dogra's Kashmir state is historically debatable. The locals also argued that Balochistan and Gilgit were taken through force and hence cannot be considered a part of Kashmir. तो जी बेसिकली ये कहा जाता है कि हर साल जो 1 नवंबर इंडिपेंडेंस जब हासिल की गिलगित बल्चिस्तान ने 1 नवंबर 1947 में और डोगरा हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान ने एडमिनिस्ट्रेशन जो गिलगित बल्चिस्तान है उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली रन किया और जो है वो इम्पोज़ एक तरह से स्टार्टिंग में इम्पोज़ किया गया था कॉलोनियल एरा FCR यानी कि ब्रिटिश ये करके गए थे FCR फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन। और जो वहाँ पे एक मिनिस्ट्री कश्मीर के लिए और नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए अलग से सेटअप की गई। इसके अलावा जो बल्चिस्तान की एनेक्स यानी कि जो मिले फोर्सफुली 1840 में वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अकॉर्डिंगली जो ये सब कुछ
एनेक्स हुए थे, इससे पहले ये एक फ्री रियासत थी। तो गिलगित जो है वो इस तरह फोर्सफुली कैप्चर किया गया। और इसके अलावा बहुत से ऐसे छोटी हुकूमतें थीं या रियासतें थीं जो कि गिलगित से इंडिपेंडेंट रहीं और डोगरा हुकूमत के अंडर में नहीं रहीं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि ये फोर्सफुली किया था, तो वहाँ के जो रिहायशी हैं वो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि कश्मीर का पार्ट नहीं है, इसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली आप कश्मीर का पार्ट ना बनाएं। हाउएवर इन द अर्ली पीरियड ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट, पाकिस्तान merged the region of GB with Kashmir to gain more votes in a possible UN plebiscite। प्लेबिसाइट कहते हैं रेफरेंडम को, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनसे रेफरेंडम या एक तरह से आप वोटिंग भी कह सकते हैं कि वहाँ से पूछा जाएगा उनसे कि जी आप लोगों ने कहाँ जाना है। International position is that Kashmir as of August 14, 1947 included GB and that the issue will be decided later. This makes GB itself a disputed territory between India and Pakistan. This also resulted in the lack of representation of GB lawmakers in the national legislature. GB until 2019 was governed through center. In 2019, a reform order transferred some power to elected representatives, but a parallel system of federally appointed civil servants is still intact. Intact as a adjective use होता है जिसका मतलब बरकरार. They enjoy more powers and resources. The locals argue that their assembly and lawmakers are not empowered in policy making and financial matters. तो जी बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि कश्मीर जो है एक डिस्प्यूट रीजन है और इसको ज़बरदस्ती मतलब मर्ज कर दिया जाता है GB के एरिया को कश्मीर के साथ, क्योंकि UN प्लेबिसाइट जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जब भी कश्मीर का फ़ैसला होगा तो प्लेबिसाइट कराया जाएगा, वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा। तो GB को इसलिए मर्ज किया जाता है ताकि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किए जा सकें। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि ये जो है एक ये सारी जो बात है ना, GB को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बना देती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसका नतीजा ये होते हैं कि उसमें लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशंस आती हैं लॉ मेकर्स में। जब भी कोई पॉलिसीज़ बनती हैं उनमें GB वालों का कोई रोल नहीं होता। जब तक 2009 से लेके पहले तक जो GB था वो सेंटर यानी फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो गवर्न करती थी, लेकिन 2009 के बाद रिफॉर्म आया और जो कुछ पावर्स थी वो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास गई, वहाँ के लोगों के पास गई, वहाँ से जो लोग चुने जाते हैं उनके पास गई। और उसके बाद अभी भी वहाँ के जो लोकल्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि उनकी तरफ से लॉ मेकर और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं स्टेट के उसमें हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। तो उसके बाद जो राइटर हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि विल द 26th अमेंडमेंट रिजॉल्व GB's क्रॉनिक इश्यूज़। तो कह रहे हैं कि 26th अमेंडमेंट जो है क्या रिजॉल्व कर पाएगी जो गिलगित बल्चिस्तान का इशू है। द बिल इज़ एक्सपेक्टेड to be passed in the national legislature as the PTI-led government maintains that all parties favor a provincial status for GB. Both the main opposition parties, the PPP and the PML Noon, have a history of introducing reforms in GB. Zulfikar Ali Bhutto pioneered ये एज अ वर्ब यूज़ होता है जिसका मतलब होता है ग्राउंड वर्क पे काम करना या इन्वेंट करना या सरखील के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। रिफॉर्म्स विच अबॉलिश द FCR। अबॉलिश कहते हैं उस चीज़ को ख़त्म करना, यानी कि FCR को जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आके ख़त्म किया। एंड एंडेड लोकल राजा रूल एंड फोर्स लेबर इन GB। The PPP in 1994 introduced the first party-based elections and in 2009 promulgated ये as a verb use होता है जिसका मतलब जारी करना, जारी किया गया या make known the GB empowerment and self-governance order। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है वो पास किया जाएगा नेशनल लेजिस्लेचर में और PTI की हुकूमत ने अपनी जो पार्टी है, बहुत से पार्टीज़ ने PTI के साथ साथ बहुत से दूसरी पार्टीज़ ने भी GB को प्रोविंशियल स्टेटस देने के लिए बहुत इकदाम किए, जिसके अंदर बहुत अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं PMPP और PML नून की अगर तारीख को उठा के देखें तो उन्होंने हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया GB में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FCR को अबॉलिश किया। इसके अलावा जो
लोकल राजा रूल है उसको भी ख़त्म किया, और इसके अलावा 1994 में उन्होंने पार्टी बेस्ड इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद 2009 में उन्होंने जीबी को एम्पावरमेंट दी और वहाँ के जो सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर को भी जारी किया गया। इसके अलावा द PML नून इन 2015 कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई पावर्ड कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन जीबी विच वॉज कन्वेंड by the former advisor of the Prime Minister on Foreign Affairs, Sartaj Aziz. The committee reviewed the constitutional status and administrative setup. After consultation with major stakeholders, the committee recommended a provincial status for GB until the final settlement of the Kashmir dispute. तो PML नून की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 2015 में उन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसके अंदर ये बात कही गई कि GB को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दोनों की ज़रूरत है। और ये बात जिन्होंने आगे रखी थी वो प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर एडवाइज़र थे फॉरेन अफेयर्स में, सरताज अजीज़ की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा था कि ये स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिव भी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिलना चाहिए गिलगित बल्चिस्तान को। इसके अलावा कहते हैं द PTI फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन GB आफ्टर लास्ट ईयर्स इलेक्शन विद द प्रॉमिस टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस एज अ नाउन यूज होता है जिसका मतलब शिकायत of locals and pledged to award GB provincial status. If the amendment goes ahead, the PTI will be the first party to resolve the region's constitutional ambiguity. यानी कि एम्बिग्यूटी कहते हैं जो मसले मसाइल होते हैं या जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। इट्स रीसेंट विक्ट्री इन AJK इलेक्शन इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एज ऑपोजिशन फ्रॉम द AJK assembly against a provincial status for GB is likely to be reduced. तो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई इक़दाम हो जाता तो ये पहली हुकूमत होगी जो अपना इलेक्शन कायम करेगी, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनको प्रोविंशियल स्टेटस प्रोवाइड करेगी और अमेंडमेंट्स को भी लेके आएगी। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन हुए ये इसका बहुत बड़ा एक तरह से इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी कि वहाँ पे उनको एक प्रोविंशियल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ GB इन द नेशनल असेंबली आर्टिकल 51 and 59 of the Constitution also need to be amended, but representation is not only the concern. Access for GB's lawmakers to all constitutional bodies like the National Finance Commission, National Economic Council, Council of Common Interest, the Indus River System Authority, etc. will be the pivotal. Pivotal कहते हैं मतलब अहम को. People also want the complete transfer of administrative, financial and legislative powers from the center to the future province in keeping with the 18th amendment. तो बेसिकली यहाँ पे राइटर ने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि सिर्फ आर्टिकल जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा वो 26th अमेंडमेंट नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल नहीं होगा, बल्कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 59 कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और उसको भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं या ये रिप्रेजेंटेशन ही सिर्फ कंसर्न्स नहीं है, बल्कि GB के लॉ मेकर्स जो हैं वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल्स हैं और इसके अलावा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, इनमें भी अहम किरदार अदा करेंगे, इसकी तरफ भी एक्सेस जाएगा। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव पावर भी चाहते हैं। वो एक प्रोविंस का, एक प्रॉपर प्रोविंस का हक चाहते हैं 18 अमेंडमेंट को मद्देनज़र रखते हुए। हाउ लेजिस्लेचर्स विल डील विद आर्टिकल 257 विच रिलेट्स टू एक्सेशन of the state of Jammu and Kashmir to Pakistan, and to what extent the proposed bill will transfer the powers to GB remains to be seen. Constitutional expert Dr. Syed Jafar Ahmed says that going beyond our present position on GB might affect
पाकिस्तान इंटरनेशनल पोजीशन ऑन कश्मीर इशू। तो बेसिकली आखिर में उन्होंने ये बात कही है कि जो आप मतलब एक सवाल किया बेसिकली कि अब आप आर्टिकल 257 को किस तरह करेंगे, डील किस तरह करेंगे, जो कि बेसिकली रिलेट करता है एक्सेशन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के साथ एक्सेशन कहते हैं मिल जाने को। वो जो उसके साथ आप किस तरह रिलेट करेंगे और किस हद तक जाके आप बिल को पावर मतलब जो बिल आप पास करने जा रहे हैं वो किस हद तक जाके जीबी को आप पावर देंगे। तो ये बेसिकली एक एम्बिग्यूटी है राइटर के दिमाग में। और इसके अलावा जो उन्होंने कोट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं सैयद जाफ़र अहमद, वो ये कहते हैं कि अगर आप जीबी को जो आप स्टेटस देने जा रहे हैं, जो भी पोजीशन है, ये पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे पोजीशन जो है ये उसको असर करेगी कश्मीर इशू पे। तो बेसिकली यही नहीं, इसके अलावा अगर आप प्रोविंशियल स्टेटस देंगे 18th अमेंडमेंट के अंडर तो आपके एनएफसी अवार्ड्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप किस तरह उनको शेयर देंगे, पहले ही 4 प्रोविंस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, फेडरल के पास इतना नहीं है, तो फिर वो किस तरह करेंगे। इसके अलावा भी आप ये भी देख सकते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हमेशा किसी न किसी पार्टीज़ को यूज़ किया, किसी न किसी रीजन को बेसिकली यूज़ किया गया। अब देखें पंजाब गवर्नमेंट है, उसमें फुल फ्लैश पता है कि पीएमएल नून की हुकूमत है, नेक्स्ट इलेक्शन जब तक आ रहे हैं तब तक ज़ाहिर है। और पीपी अगर आप देखें, सिंध में देख लें तो वहाँ पीपी की हुकूमत ही है। तो आप इन चीज़ों को तो ख़राब नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है आपने उस तरह के रीजन में काम करना है जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ वोट मिलेगा। और वैसे भी केपीके की तरफ से काफ़ी इनको इम्प्रूवमेंट और काफ़ी पिछले इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल हुई। तो ये एक मेरे नज़दीक ये है कि यहाँ पे एक उन्होंने टैक्टिक खेली है, एक गेम खेली है जो कि लीड करेगी उन्हें आगे नेक्स्ट इलेक्शन में हेल्प आउट करेगी। अगर वहाँ के लोगों को जीबी को मिल जाता तो ज़ाहिर है जीबी को मिलेगा तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो एंग्री बलोच हैं, वो भी कहेंगे कि जैसे उन्हें हक़ मिला है तो कल को एक हमें भी हक़ दिया जाएगा। तो वो चीज़ भी पीटीआई की तरफ जो है वो मुतवज्जा होगी। तो हो सकता है कि उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इलेक्शन में भी असर पड़े। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म एक प्लान किया गया है। तो देखते हैं आगे, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रहे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें ताकि हमें आइडिया हो और हमें इनकरेजमेंट मिलती जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।